आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और हम लोग राष्ट्रपति के जो सेशन चल रहा था तो उस राष्ट्रपति इस बने जो वीडियो में यह मैंने 4 सीरीज हो चुका था और यह 5वां है। और आपको जो है जैसा कि हम बता रहे थे कि होता क्या है कि राष्ट्रपति संबंधित कुछ चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा भी है और जो कारण यह है कि यह संघ की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा विस्तृत भी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के जो बचे हुए 8 अनुच्छेद हैं उन पर। तो आप लोगों ने जहाँ तक मुझे याद है कि राष्ट्रपति पे हम लोग जो है 111 यानी वीटो का अधिकार को हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके अलावा और भी संबंधित था, उसे भी चर्चा कर चुके थे। 112 एक आर्टिकल है यानी अनुच्छेद 112, इस पे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखिए, इससे संबंधित राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद जो है 112 भी है। तो 112 पर है क्या कि अनुच्छेद 112 इसमें है कि राष्ट्रपति आय व्यय संबंधित जो विवरण होता है वह आय व्यय संबंधित विवरण सदन के दोनों पटल के समक्ष जो है सदन के दोनों पटल के समक्ष रखवाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसलिए जानना है, आय व्यय का विवरण कहीं भी माने हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है ना। तो आय व्यय को विवरण का ही जो है कह सकते हैं बजट कहा जाता है। ऐसे बजट शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है रॉबर्ट वॉलपोल ने किया था इंग्लैंड के संसद में, है ना। लेकिन बजट शब्द का कहीं भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। सिर्फ है कि 112 में कि राष्ट्रपति आय व्यय संबंधी ब्यौरा सदन के दोनों सदन में दोनों सदन के पटल पर जो है राष्ट्रपति रखवाते हैं। लेकिन इस विवरण को प्रस्तुत कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आय व्यय का बजट है क्या है? तो अनुच्छेद 112 के तहत आय व्यय का विवरण है ना। और यह जो है एक वित्तीय वर्ष कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष का विवरण होता है। और जब इसके राष्ट्रपति जो है दोनों सदन के समक्ष रखवाते हैं और इसे प्रस्तुत करने वाला कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर इसको जान लीजिए, सीधी सी बात, आय व्यय का विवरण राष्ट्रपति सदन के दोनों सदन संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत करवाते हैं। और प्रस्तुत करने वाले कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। इस पर जो है जब बजट जब आएंगे केंद्रीय माने जब केंद्रीय पढ़ेंगे मंत्रिमंडल तो उसमें बजट भी है, तो उस पर हम और चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग 117 को भी पढ़ चुके थे। इसको हम बता चुके थे ऑलरेडी, इससे रिलेटेड था कि भारत के जो है संचित निधि के अतिरिक्त अन्य माने संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो संसद निकालेगी। संसद जो है दोनों सदन से पास होगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही जो है वो संचित निधि से निकलता है। लेकिन उसके अलावा भी अन्य निधि है, जैसे आकस्मिक निधि है, लोक निधि है, तो उस पर जो है नियंत्रण किसका रहता है? तो राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। तो इसमें है संचित निधि के अतिरिक्त अन्य निधि से व्यय पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, जैसे आकस्मिक निधि। ठीक है।
आकस्मिक निधि को, आकस्मिक निधि से धन निकालना हो तो पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना होगा। तो जैसे आकस्मिक निधि, इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, है ना। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य निधि से व्यय करने पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, है ना, नियंत्रण होता है। उसके अलावा हम लोग एक प्रमुख जो अनुच्छेद है उस पर चर्चा करेंगे, 123। यह क्या है, 1 2 3 अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसको जान लीजिए कि अध्यादेश है क्या। तो अध्यादेश जो है एक प्रकार का कानून है ना। जैसे संसद जो है कानून बनाती है, तो जब संसद कानून बनाती है, जो कानून का जो प्रभाव होता है, कानून का जो भी बने कह सकते हैं कि उसका इम्प्लीमेंट का जो भी रूल वगैरह होते हैं, वह सारे के सारे प्रभाव किस पर होता है, अध्यादेश पर होता है। तो अध्यादेश कब लाया जाता है? तो अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो अथवा दोनों सत्र नहीं चल रहा हो। जैसे मान लीजिए संसद का सत्र चलेगा, कानून कहाँ बनता है, कानून का निर्माण जो है संसद में होता है। अब मान लीजिए कि कोई जब किसी सत्र के दौरान, सत्र जब होता है कि जब वो संसद की माने कार्यवाही चलती है तो उसे कहते हैं सत्र, है ना। संसद की जो कार्यवाही चलती है उसे कहते हैं सत्र। और भारत में जो है 3 प्रकार के सत्र बताए थे, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और जो है शरदकालीन। तो यह जो है सत्र के दौरान, जब संसद के सत्र के दौरान होता है क्या, कानून का निर्माण होता है या अन्य चीज़ों का जो है, सीधे समझिए सत्र के दौरान ही कानून, नियम, विनियम का निर्माण होता है। लेकिन संसद का यदि सत्र के दौरान सत्र के दौरान कोई सदन नहीं चल रहा हो, या सत्र के दौरान मैंने कह सकते सत्र स्थगित हो गया हो, तो कोई भी सत्र यानी कह सकते हैं कि माने सत्र में जब रुकावट हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में देश के लिए माने आवश्यक परिस्थिति में कानून बनाने की जरूरत हो, तब क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। तो जब सत्र नहीं चल रहा हो, इसका सिंपल जानिए, जब सत्र नहीं चल रहा हो, जब सत्र नहीं चल रहा हो अथवा सत्र के दौरान कोई सदन स्थगित हो, तो देश की आवश्यक परिस्थिति के अनुसार, आवश्यक परिस्थितियों के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम रिलेटेड जो तत्कालिक घटना है उस पर रिलेटेड करते हैं। पहला तो जब सत्र नहीं चल रहा हो अथवा जब सत्र के दौरान कोई भी सदन स्थगित हो। देखिए, कानून बनाने के लिए दोनों सदन की आवश्यकता, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, राज्यसभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी जो है माने कोई भी प्रस्ताव होता है या कोई भी विधेयक होता है, बिल कह सकते हैं, वह लोकसभा से पारित होगा तो फिर उसको राज्यसभा से ही पारित होना होगा। अगर मान लीजिए एक सदन स्थगित है तो उस प्रक्रिया के दौरान तो वह बिल नहीं पारित हो पाएगा। तो एक भी सदन अगर स्थगित है, स्थगित शब्द इसलिए हमने वर्ड यूज किया है कि स्थगित इसलिए यूज किया है कि स्थगित होता क्या है कि राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। इसी को याद रखिएगा, राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा स्थगित हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा स्थगित हो सकती है, सस्पेंड हो सकता है। और वो राज्यसभा को स्थगित कौन करता है? सभापति करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, लेकिन स्थगित तो हो सकता है। तो कोई भी सदन, ऐसे लोकसभा भंग भी हो सकता है और स्थगित भी हो सकता है ना।
और आपको ये भी हम चर्चा की है पिछला वीडियो में कि सत्र का 17वां कौन कर सकता है, तो सत्र को 17वां यानी सत्र को समाप्ति की घोषणा, सत्र को 17वां घोषित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस पर जो है पिछला वीडियो में चर्चा हुआ था। लेकिन फिर भी जो लोग नए नए देख रहे होंगे वीडियो को, उनको थोड़ा सा नहीं, उनके लिए जो है हमें बता दिए हैं कि स्थगित का मतलब होता है सस्पेंड, है ना, और राज्यसभा कहीं भंग नहीं होती है, राज्यसभा को जो है स्थगित किया जाता है। तो यदि माने कोई भी सदन अगर स्थगित है या कोई भी सदन जो है माने लोकसभा भंग है, तो ऐसी परिस्थिति में, है ना, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब देश के लिए कोई आवश्यक परिस्थिति हो, कानून के निर्माण की आवश्यकता हो, है ना, आवश्यक परिस्थिति हो और कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तब क्या हो सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अभी इस संकट की घड़ी में, जो वर्तमान संकट की घड़ी है, कोरोना का मैंने कह सकते हैं, कोरोना जैसे जो आपदा वाली घड़ी है, इस दौरान स्वाभाविक है कि सत्र माने संसद का जो सत्र है वो स्थगित है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसी सूचनाएं या घटनाएं मिल रही है या जानकारी भी पेपर के माध्यम से होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी कह सकते हैं आप, सोशल मीडिया से मिलता है, कहीं कहीं जो है डॉक्टरों पर या कोरोना वॉरियर्स पर जो है हमला हो रहा है। तो क्या हुआ, हाल फिलहाल अभी से करीब 15 या 10-12 दिन पहले राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किए, है ना, राष्ट्रपति ने डॉक्टर्स एवं कोरोना वॉरियर्स के माने हमलों के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किए, और उस अध्यादेश में कहा गया कि अगर डॉक्टर या कोरोना वायरस पर किसी प्रकार का हमला किया जाता है तो उनको जो है कठोर से कठोर कारावास, है ना, 7 वर्ष की सजा, है ना, और जुर्माने की राशि की प्रावधान की गई। तो अभी सत्र जब कहते हैं कि जब संसद चल नहीं रही है, संसद स्थगित है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि क्या हुआ था कि देश की परिस्थिति के अनुसार डॉक्टरों पर हमला हो रहे थे, तो उनको बचाव के लिए ऐसा कोई कानून माने कानून तो था ही, लेकिन वो कोई कठोर कानून नहीं था, इसलिए नया कठोर कानून लाया गया। तो कानून के लिए क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चलना चाहिए। तब जब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, अध्यादेश द्वारा पारित हुआ। तो अध्यादेश पारित हुआ, तो अध्यादेश कौन जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद सिफारिश पर करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद सिफारिश पर। और अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश एक कानून है, कह सकते हैं अध्यादेश क्या है, एक कानून है। जैसे कानून का जो प्रभाव होता है वो अध्यादेश का प्रभाव होता है। और ऐसा माने अध्यादेश जो है जब सत्र नहीं चल रहा हो या कोई सदन स्थगित हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। अब आपको एक बात यहाँ जानना है कि अध्यादेश की क्या होती, अवधि क्या होगी। ठीक है, अध्यादेश की अवधि क्या होगी, तो अध्यादेश की अवधि जो होता है, देखिए आप लोग अधिकतर माने हम जहां तक जानते हैं कि अधिकतर लोगों में यही दिमाग में रहता है कि अध्यादेश का मतलब 6 माह, ऐसा नहीं है। अध्यादेश 6 माह कहता है कि अध्यादेश कितने दिन रह सकता था, 6 माह। तो ऐसा कोई बात जरूरी बात नहीं है। अध्यादेश के लिए आप शर्त क्या है सो जानिए, अब जान लीजिएगा तब आपको समझ में क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जब अध्यादेश आता है, ठीक है, अध्यादेश हमारे पास आया तो हाँ, अध्यादेश अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 123। अध्यादेश जो होता है पारित होने के बाद अध्यादेश का क्या है कि अध्यादेश अगर पारित हो गया तो अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जारी कर दिए, ठीक है, तो अध्यादेश अगर जारी होने के बाद, कह सकते हैं इसको जारी होने के बाद, अध्यादेश जारी होने के बाद दोनों सदनों के यानी 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। 6 सप्ताह के भीतर
दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। मान लीजिए कि दोनों सदन यानी जारी हो गया, तो जारी होने के जब जारी होगी तो जब जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर में, कितने सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर में दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब दोनों सदन से अनुमोदन होना चाहिए, तो अनुमोदन में होता क्या है, देखिए यह होता क्या है आपको जानना। 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदन से अनुमोदन होना चाहिए, तो सदन की बैठक है ना, सदन के बैठक के बाद, अब जैसे मान लीजिए कि जब अभी सदन तो अभी तो सदन नहीं चल रहा है, क्लियर बात है, सदन नहीं चल रहा है, लेकिन जब सदन जैसे ही चालू होगा, जब सदन जैसे ही चालू होगा तो जब सदन चालू होगी, सदन में तो समझ सकता हूँ लोकसभा माने राज्यसभा, तो जैसे ही माने सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस सदन की बैठक के जो है 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो सदन के बैठक के बाद कितने सप्ताह, 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए अनुमोदित नहीं हुआ तब तो वह 6 सप्ताह के अंदर में ही समाप्त हो जाएगा। तो यहां होगा सदन के बैठक के बाद, सदन के बैठक के कह सकते हैं, सदन के बैठक के बाद अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में स्थिति में 6 सप्ताह। नंबर 2, अनुमोदन होने के बाद अनुमोदन होने के बाद 6 माह। अब मान लीजिए, देखिए बहुत आराम समझिए इसको। होता क्या है कि आप जो रेलवे एसएससी बैंकिंग के साथ साथ कमीशन का भी एग्जाम, अब तो अप्लाइड क्वेश्चन ही आते हैं, तो अच्छी तरह समझिए। अध्यादेश का मतलब जो है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना है, तो 6 माह। अब अध्यादेश की न्यूनतम अवधि कितना है, न्यूनतम कहा जाए तो मतलब कम से कम, तो कितना, तो अध्यादेश की न्यूनतम अवधि है 6 सप्ताह। यानी पहला बात समझिए कि अध्यादेश है क्या, तो जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही हो, है ना, जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही हो या किसी कारण से बाधित हो, सत्र के दौरान, सत्र अगर नहीं चल रहा हो और सत्र के दौरान कोई भी सदन स्थगित हो या कोई, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश का जारी करते हैं परिस्थिति के अनुसार, है ना। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं, तो अध्यादेश तभी जारी होता है जब सत्र नहीं चल रहा हो। क्लियर है, देखिए सत्र के दौरान कार्यवाही नहीं चल रहा हो, सत्र के दौरान कार्यवाही बाधित हो, सत्र के दौरान कार्यवाही क्या हो, बाधित हो, या कोई भी सदन, लोकसभा स्थगित हो, चाहे राज्यसभा स्थगित हो या लोकसभा भंग, ऐसी परिस्थिति में जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही हो सत्र के दौरान, तो राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी कर सकते कितना है, अनुच्छेद कितना है, 123 में। और जब जारी हो गया, अध्यादेश जारी हो गया, तो जारी होने के बाद क्या होगा, 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अभी 6 सप्ताह कब से गिना जाएगा, बहुत अच्छा इसको समझिए, 6 सप्ताह कब से गिना जाएगा, तो सदन के बैठक के बाद, जब सदन की बैठक शुरू हो जाएगी, यानी सदन की जब बैठक शुरू होगी तो बैठक के बाद, सदन के बैठक के बाद जो है 6 सप्ताह गिना जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक बात उठता है कि सदन की बैठक, मान अभी सदन नहीं चल रहा है, जब सदन चलेगी, सदन की बैठक शुरू हो जाएगी,
तो लोकसभा चलेगा, लोकसभा चलेगा, फिर राज्यसभा भी चलेगा, या राज्यसभा पहले चलेगा फिर लोकसभा चलेगा। तो किस डेट को माना जाए? अगर मान लीजिए कि लोकसभा आज शुरू हुआ, राज्यसभा 10 दिन बाद शुरू हुआ। मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, है ना, कि मान लीजिए आज लोकसभा चला, आज की तारीख से, और 10 दिन बाद से राज्यसभा चला, तो किस तिथि से हम 6 सप्ताह गिनेंगे? तो बाद वाली बैठक की, यानी जो सदन बाद में बैठक होगी, अगर लोकसभा बाद बैठक होगा तो लोकसभा के बाद की बैठक से गिना जाएगा, अगर राज्यसभा की बैठक बाद से शुरू होगी तो राज्यसभा की से गिना जाएगा। तो मैंने कह सकते हैं दूसरे बैठक के बाद, सदन की जब बैठक होगी तो सदन के बैठक के बाद, तो जब दूसरे बैठक के बाद, माने लोकसभा आज शुरू हो गया और राज्यसभा 10 दिन बाद शुरू हुआ, तो गिनती करना कब शुरू होगा? जो बाद वाला बैठक शुरू हो गया, बाद वाला जो बैठक शुरू हुआ जो सदन का, उस सदन से 6 सप्ताह गिना जाएगा। तो उस सदन के बैठक के बाद कितना? 6 सप्ताह के भीतर क्या हो जाना चाहिए? उसको अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन के मतलब होते हैं, यानी उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना, समर्थन होना चाहिए। क्या कह सकते हैं? समर्थन होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। अब मान लीजिए अनुमोदन नहीं हुआ, सदन के बैठक के बाद अनुमोदन नहीं होने की स्थिति में, सदन के बैठक के बाद अगर अनुमोदन नहीं हुआ, तो नहीं होने की स्थिति में कितना हुआ? 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। क्लियर? अगर अनुमोदन होने के बाद, अनुमोदन नहीं होने के बाद ऐसा स्थिति आएगा कि अनुमोदन नहीं हुआ, लोकसभा राज्यसभा अनुमोदन नहीं हुआ बैठक के बाद, तो 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है? अनुमोदन होने के बाद, अगर अनुमोदन हो गया तब कितना? 6 माह तक। तो क्या 6 माह तक इसको छोड़ दिया जाए? 6 माह तक अधिकतम होता है। अनुमोदन होने के बाद कितना माह तक? 6 माह तक। तो बहुत सारे लोग यही दिमाग में रहता है कि जो है अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होता है? 6 माह। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सदन के अनुमोदन होने के बाद, 6 माह। अगर अनुमोदन हो गया तब 6 माह, और नहीं अनुमोदन हुआ तो 6 सप्ताह। अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी अगर जारी रखना है 6 माह तक, है ना, और 6 माह के बाद भी अगर 6 माह के बाद भी जारी रखना हो, बाद भी जारी करना हो, तो क्लियर? अगर उसको बाद भी जारी रखना है, उसको बनाए रखना है स्वरूप को, तब क्या होगा? तब इसको क्या करना होगा? लोकसभा और फिर राज्यसभा, तो फिर दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत द्वारा पारित करना होगा और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करवाना होगा, तब एक कानून बन जाएगा। तो तब क्या होगा? अगर 6 सप्ताह के बाद जारी करना हो तो दोनों सदन के द्वारा बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति से कानून बन जाएगा, कानून का रूप। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो अध्यादेश जो है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें, साधारण शब्दों में कहें तो अध्यादेश जो है, अगर उसको बाद में भी जारी रखना है तो उसको क्या बना देना होगा? कानून बना देना होगा। तो कानून शब्द निकले बन जाता है। क्लियर? तो 6 माह के बाद भी अगर जारी रखना है तो क्या करना होगा? लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा दीजिए, और जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजारिए, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से क्या कर लीजिए? पारित करा दीजिए और राष्ट्रपति स्वीकृति ले लीजिए, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा ही, है ना। एक क्वेश्चन आता है पहला कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होता है? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह। तो कब? अनुमोदन होने के बाद 6 माह तक, अनुमोदन होने के बाद 6 माह। और न्यूनतम अवधि, तो अनुमोदन नहीं होने की परिस्थिति में न्यूनतम अवधि कितना हो गया? 6 सप्ताह तक। ठीक है? उसके बाद भी अध्यादेश जारी रह सकता है 6 माह के बाद भी। तो 6 माह के बाद तभी जारी रह सकता है जब अध्यादेश क्या चीज ले ले? कानून का रूप ले ले।
6 माह के बाद तभी अध्यादेश जारी हो सकता है जब वो कानून का रूप धारण कर ले। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 143 पर चर्चा करेंगे। ये क्या है? 143 राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां, तो इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। होता क्या है कि किसी भी कोई ऐसा कानूनी उलझन कभी राष्ट्रपति, आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक सभी शक्तियों का उनमें नहीं था। तो किसी भी ऐसे मान सकते हैं विधायी शक्ति पर या कोई भी ऐसा कानूनी उलझन जब राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत होता है, ठीक है, तो कोई ऐसा कानूनी उलझन जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेंगे। तो राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 143 में। अब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। अब राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगे तो परामर्श उनको मिलेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो परामर्श होगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहां पर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिली परामर्श को, चाहे दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, तो बहुत ऐसा परिस्थिति आया है राष्ट्रपति के समक्ष, बहुत ऐसी परिस्थितियां आया जब राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया भी, जिसे याद होगा हम आपको बताए भी हैं, पिछली वीडियो में चर्चा किए थे कि हुआ क्या था कि 1974 में गुजरात विधानसभा भंग थी, ठीक है। तो गुजरात विधानसभा भंग था और राष्ट्रपति का चुनाव जो है कराया जाना था। तो आपको अच्छी तरह से जो लोग निर्वाचक मंडल को पढ़े होंगे तो उसे पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए क्या होता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया। तो इन निर्वाचक मंडल में तो हुआ क्या था कि 1974 में गुजरात विधानसभा भंग थी। तो जब गुजरात विधानसभा भंग था तो गुजरात के जो निर्वाचित विधायक थे उनका तो पावर समाप्त था। तो गुजरात के विधानसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, जब भंगे थी तो भाग नहीं लेता, विधानसभा भंग है तो भाग नहीं लेता। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचक मंडल में कहीं ना कहीं उसको कह सकते हैं माने कमी हुई। तो हुआ क्या कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट से कि भाई क्या ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर परामर्श दिया कि कोई विधानसभा कहीं अगर किसी भी कोई विधानसभा भंग हो या निलंबित हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को या निर्वाचक मंडल को अपूर्ण नहीं माना जा सकता है, यानी चुनाव कराया जा सकता है।
तो वो हुआ। फिर आपको पता होगा अयोध्या अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर 2019 की बात है, मैंने जो है जो रिपोर्ट सौंपा गया था कह सकते हैं मध्यस्थों के द्वारा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने विचार मांगा। कई ऐसे मौके आए जब राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बात नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को परामर्श मांगने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 143 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने की शक्ति है। और राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट देती है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यही क्लियर है? थोड़ा सा इसमें था, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, अब जितना हम लोग पढ़ लिए हैं अब उसको हम लोग जो है अलग अलग बांटेंगे। जैसे राष्ट्रपति है तो आज जो है इस पर हम लोग बांटेंगे क्या क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति, अब इनकी शक्तियां, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग अपना अपना जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां से संबंधित जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति की संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की शक्तियों का निहित किसमें होगा? राष्ट्रपति में होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आप लोग अपना अपना जवाब कमेंट दीजिएगा, है ना। हमें भी आपके इंतजार रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति की शक्तियां, संविधान के किस राष्ट्रपति की संघ की शक्तियां, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन है संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद के तहत? चलिए अब हम लोग चलते हैं शक्तियां। तो शक्तियां में दो प्रकार की शक्ति को हम लोग लेते हैं। एक है सामान्य शक्तियां, दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। क्लियर? दो तरह की शक्ति को बांटे, एक सामान्य शक्तियां, दूसरा आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां क्या है उसको हम लोग जो है क्लियर करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही जो लगातार वीडियो को जो लोग वॉच कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होगा ये समझने में। और जो लोग अभी नए नए हैं उनको तो थोड़ा सा परेशानी होगा, तो आप लोग पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए सामान्य शक्तियां होता क्या है? सामान्य शक्तियां का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को जो है सामान्य शक्ति कौन कौन है, तो कौन कौन सा शक्ति सामान्य शक्ति में आता है? तो इसको देखिए, इसमें हम लोग आएंगे कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा नियुक्ति संबंधी शक्तियां, छठा कूटनीतिक शक्तियां, जैसे बोल भी देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी को राइटिंग प्रॉब्लम होगा देखने में से तो समझ लेंगे। पहला है सामान्य शक्तियां में कार्यकारी शक्तियां, दूसरा कौन है? विधायी शक्तियां,
तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा नियुक्ति संबंधी शक्तियां और छठा कूटनीतिक शक्तियां। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, पूरा तो पढ़े ही हैं। कार्यकारी शक्तियां, आपको हम बताएंगे कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है, जो लोग पढ़े होंगे उनको हम पिछला वीडियो बताए भी होंगे। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, सहायता एवं सलाह देने के लिए है। तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसके द्वारा राष्ट्रपति अपने शक्तियों का स्वयं या उनके द्वारा प्रयोग करेंगे। लेकिन हुआ क्या था कि 42वां संविधान संशोधन, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राष्ट्रपति को कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात मानने को हर हाल में बाध्य है। मतलब मंत्रिमंडल जो भी बात कहेगा उसको राष्ट्रपति मानेंगे, राष्ट्रपति अपने से कुछ नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति को सिर्फ क्या बना दिएगा, एक स्टैचू बना दिएगा कि आप स्टंप हो गए, जो मंत्रिमंडल कहेगा उस पर आपको मुहर मार देना है। किस संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए हर हाल में बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, अब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 42वां संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1976 में कौन थी, इंदिरा गांधी। और जब 44वां 44 अमेंडमेंट 1978 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने राष्ट्रपति की गरिमा को बचाया और कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के जो मतलब सिफारिशें हैं उसको एक बार लौटा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विचार को या जो प्रस्ताव है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो एक बार लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के जो विचार है उसको या प्रस्ताव है उसको एक बार लौटाने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? तो जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विचार को एक बार लौटा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ हो गया अनुच्छेद कौन कौन, 74, 73 भी है और 74 भी है। 73 क्या है सो जानिए, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी संघ की जो कार्यपालिका होगा उसका शक्ति का विस्तार। आप सुनते होंगे कि कभी कभी सुनते होंगे पेपर में आता होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अमुक अमुक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह मिला, अमुक अमुक व्यक्ति को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार है, सुनते हो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार किस अनुच्छेद में, 73 है ना। यानी मंत्रियों का जो है पद पर फिर से नए मंत्री को नियुक्त करना और उन माने जो नियुक्त मंत्रियों को किसी अन्य पद पर देना या उन्हें जो है जगह बदलना। तो मंत्रिमंडल का विस्तार संघ की किस अनुच्छेद में है, 73 में। इसी का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है वह किसके स्वीकृति से होता है? तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वह मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के, कह सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार किसके सुझाव पर होता है, तो प्रधानमंत्री के। तो मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के स्वीकृति से होता है। प्रधानमंत्री अपना सुझाव देते हैं, अब उसके बाद जो है राष्ट्रपति इस पर सहमति देते हैं, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। क्लियर हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार किसके द्वारा था, मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री के सलाह पर, या नोट कर लीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में, 73 में। 74 क्या है, माने मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद माने राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। इसमें है कार्यपालिका का विस्तार। क्लियर? 73 में क्या है लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कार्यपालिका का विस्तार और 74 में क्या है, मंत्रिमंडल। क्लियर? 74 में क्या है, मंत्रिमंडल।
और इसी मंत्रिमंडल के तहत 74 मंत्रिमंडल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री जो होते हैं तो प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, निर्वाचन भी नहीं होता, क्या होता है? नियुक्ति होती है। इस चीज को भी नोट कर लेंगे, प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री होते कौन है? तो सदन में बहुमत दल का नेता होता है। सदन में बहुमत दल का नेता होता है। तो जो बहुमत दल का नेता होंगे उन्हीं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो सदन में बहुमत दल का नेता है ना, बहुमत दल के नेता होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो गया? अब जो है 74 हो गया। 75 में क्या है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। 75 में क्या है? 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब 75 कहता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये भी हो गया। अब आइए एक और अनुच्छेद है 78। ये क्या है? 78 इसमें है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करावे। राष्ट्रपति को अवगत कराए। यानी 78 में क्या है? 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के जो भी लिया गया निर्णय, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय को राष्ट्रपति से क्या किया जाएगा? अवगत कराया जाएगा। तो यह हुआ कार्यकारी शक्तियां। दूसरा आते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है, इसको जैसा मिटा दे आप लोगों को। दूसरा ये विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है? तो आप जानते होंगे कि विधायी शक्तियां में सबसे पावरफुल राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित हो जाए, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे कानून नहीं बनेगा। तो यहां कह सकते हैं कानून निर्माण में भूमिका, कानून निर्माण या इसको कह सकते हैं संसद का अंग, संसद का अंग, अभिन्न अंग 79 के तहत। दूसरा कई विधेयकों को पूर्वानुमति, मतलब 79 में कहता है कि कई ऐसा विधेयक है, कई ऐसा मतलब प्रस्ताव है जिसको सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति को पूर्वानुमति होता है। तो कई ऐसे प्रस्ताव, विधेयक है या प्रस्ताव कह सकते हैं, है ना, जब नहीं आता तो प्रस्ताव भी है, प्रस्ताव को पूर्वानुमति, यानी इसको सदन में लोकसभा या राज्यसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए? पूर्वानुमति। राष्ट्रपति को उस पर पहले से अनुमति ले लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने कह सकते हैं मैंने कानून है जिसको सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेते हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया, अभी बताते हैं। अनुच्छेद 3 आपको पता ही होगा कि यदि किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 3 कहता है किसी राज्य नाम का क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति को पूर्वानुमति होता है। तो अनुच्छेद 3 जैसे अनुच्छेद 3 110, ठीक है, धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति क्या होता है? पूर्वानुमति। 117 अनुच्छेद 117, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अनुच्छेद 117, साथ ही साथ 274,
304। इस पर जैसा इसको हम बता चुके थे कि किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 3 के तहत तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होना चाहिए। 110 क्या है? धान विधेयक। धान विधेयक से अतिरिक्त अगर कोई विधेयक है तो उस पर भी क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। धान विधेयक से धान विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होता है। 117 क्या है? संचित निधि के अलावा, आप इसे सुन लीजिए, ऐसे पिछला वीडियो में बहुत चर्चा की, बहुत अच्छे तरह से बताया, फिर भी बता रहे हैं। संचित निधि के अलावा, संचित निधि के अतिरिक्त अन्य निधि से धन निकालने पर, मान संचित निधि से छोड़ दीजिए, संचित निधि को छोड़ करके और अन्य निधि जैसे आकस्मिक निधि हुआ, लोक निधि हुआ, उससे धन निकालने के, उसे अगर धन निकालना हो, संचित निधि के अलावा अगर किसी दूसरी निधि से धन निकालना हो तो राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? पूर्वानुमति होना चाहिए। उसके अलावा 274 है। 274 में बताए थे कि कोई भी व्यापार वाणिज्य के रोक संबंधी, अगर कोई सा आप कानून बना रहे हैं, कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें किसी राज्य का व्यापार हित प्रभावित होता है ना, तो कोई ऐसा कानून बना रहा है जिसमें किसी राज्य का व्यापार हित प्रभावित होता है, माने व्यापार बंद करने जा रहे हैं, चाहे व्यापार को कोई खोलने जा रहे हैं, तो वैसा कानून जो किसी व्यापार वाणिज्य को, माने किसी व्यापार वाणिज्य को प्रभावित करता हो, वैसा कानून जो किसी व्यापार वाणिज्य को प्रभावित करता हो, उसको लाने से पहले राष्ट्रपति को पूर्वानुमति होता है। जैसे हम बताए थे कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून घोषणा किया, तो शराबबंदी कानून को आपको पता ही होगा कि 2016 की कहानी था कि जो है पटना हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने माने 5 अप्रैल को शराबबंदी लाया गया था। इस चीज को फिर से बताते, 5 अप्रैल को शराबबंदी लाया गया था बिहार में। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने जो है इसके निर्णय को निरस्त कर दिया। अब निरस्त कर दिया तो फिर सब जो है जितने भी कह सकते हैं जो शराब के ठेकेदार थे या शराब पीने वाले थे बहुत खुश हुए, है ना। लेकिन जब हुआ क्या कि ऐसा किस लिए निरस्त किया गया? क्योंकि जो बिहार सरकार जो कानून लाया था शराबबंदी कानून, वो पहले शुरू में जो कानून लाया था वह उत्पाद अधिनियम के तहत लाया था, और उसी में उत्पाद अधिनियम के तहत उसको बंद कर दिया था, यानी उसको राष्ट्रपति से पूर्वानुमति नहीं ली गई थी। तो फिर क्या हुआ कि बिहार सरकार ने फिर एक ऐसा प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ली गई, है ना। जब भी कोई कोई भी शराब ही नहीं, कोई भी व्यापार को यदि रोक या उसके प्रभाव या उसके हित के संबंधी कोई सा कानून लाते हैं तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए पहले। तो फिर से बिहार सरकार ने क्या किया? राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर के और पुनः कानून लाया, और तब पता होगा 2 अक्टूबर के बाद जो है पूर्ण रूपेण बिहार में शराबबंदी लागू हो गई। क्लियर हो गया? उसके बाद शराबबंदी कानून चला। तो चलिए, कोई भी व्यापार वाणिज्य को प्रभाव को यदि सीमित करना हो या कम करना हो तो वैसे कानून को लाने से पहले भी क्या होगा? जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति होता है। राज्य भी लाएगा तब भी है कि कोई भी संघ के मंत्रिमंडल, कह सकते हैं संघ विधानमंडल, कोई ऐसा कानून ला रहा हो और उस कानून से किसी राज्य का व्यापार प्रभावित हो, यानी संघ का जो विधायिका है, कह सकते हैं संसद, वह ऐसा कोई कानून ला रहा है जिससे किसी राज्य का व्यापार प्रभावित हो रहा हो, तो उसके लिए भी पूर्वानुमति की आवश्यकता होगा। जैसे आपको पता होगा जीएसटी, तो जीएसटी जो है पूरे राज्य का व्यापार, सभी राज्यों का व्यापार प्रभावित किया, तो वह कानून आने से पहले क्या हुआ होगा? उस कानून को लाने से पहले पूर्वानुमति लेना पड़ा होगा। किसको? राष्ट्रपति से। तो यदि किसी व्यापार वाणिज्य को, यदि किसी राज्य का व्यापार प्रभावित हो रहा है, कोई राज्य का व्यापार प्रभावित हो रहा है संसद के कानून लाने से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उसको राष्ट्रपति से पूर्वानुमति होना चाहिए। ये सब क्लियर है? इसको ही बता चुके थे। चलिए, विधायी शक्तियां हो गया। उसके अलावा विधायी शक्ति में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 111, 111 है ना। ये भी विधायी शक्ति के तहत आता है। विधायी शक्ति के 111 वीटो का पावर, है ना। वीटो पढ़ाए हुए हैं इसको, वीटो। चलिए, और 112 तो बताए ही हैं, बजट, है ना। 112 क्या है? बजट है, इस पर भी चर्चा हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, 112 के अलावा एक और बचा। देखिए, विधायी शक्ति में किसको किसको रख सकते हैं सब बता रहे हैं, पढ़ाए हुए सारी चीज को बता चुके हैं। तो 79 कौन कौन? 3, 110, इस पूर्वानुमति है ना, इसको रख सकते हैं। उसके अलावा विधायी शक्ति में एक और कौन है? अध्यादेश। कौन है? अध्यादेश। अनुच्छेद 1 to 3 अध्यादेश, ये सब विधायी शक्ति में ही आता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन अब अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति कैसी शक्ति है, ऑप्शन दे देगा कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? बताइए,
आप अपना इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी शक्ति है? अब आपको इसमें चुनना है, खुद आंसर आप लोगों को तय करना है, कार्यकारी होगा, विधायी होगा, वित्तीय होगा या न्यायिक होगा। ठीक है, वित्तीय शक्तियां में कौन कौन आएगा? 112 बजट, ठीक है, 280 वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग है ना। तो ये सब वित्तीय शक्तियां में बजट निर्माण कह सकते हैं कि बजट को प्रस्तुत करवाना, आय व्यय के विवरण को प्रस्तुत करवाना, अभी बताया भी है, आय और व्यय के विवरण को क्या करना? सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाना। राष्ट्रपति कौन शक्ति है? वित्तीय शक्ति है। ठीक है, उसके बाद 280 है ना, 280 क्या? वित्त आयोग की नियुक्ति है ना। वित्त आयोग का जो है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अभी वित्त आयोग की नियुक्ति, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति, अब वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए बनता है। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। अब आइए न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां आपको अच्छा तरह से पढ़ाए हुए हैं। क्षमादान, तो न्यायिक शक्तियां क्षमादान 72, इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं, पहले चर्चा कर चुके थे है ना, पिछला जो वीडियो था उसमें हम चर्चा कर चुके थे क्षमादान। उसके बाद नियुक्ति संबंधी शक्ति, इसको जान लेते हैं। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति कौन कौन है, सो जानिए। नियुक्ति संबंधी शक्ति प्रधानमंत्री, अन्न मंत्री, राज्यपाल, एससी के मुख्य न्यायाधीश, एवं अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए जैसा इसको आप सीरियल से लिख लीजिए है ना। हम आपको बताते हैं, पहला हुआ प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन किसके सिफारिश पर? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये भी ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल है ना, महान्यायवादी, यहाँ पर हम लिख दे दूसर का में महान्यायवादी। उसके अलावा आपको है सीएजी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। उसके अलावा है UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है, बहुत सारा लंबी है ना, और भी है जैसे कि कह सकते हैं क्या होता है, मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार संगठन, अल्पसंख्यक आयोग, अत्यंत पिछड़ा आयोग। तो बहुत सारे जो है नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार है। मुख्य रूप से जो पूछा जाता है सो कौन कौन है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब आपको दो चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें एक बात ध्यान हमको मैंने क्लियर कर देते हैं कि प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और राज्यपाल, इन तीनों को लीजिए। प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री एवं राज्यपाल, ये जो है इनका प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं अन्य मंत्री, इनको समझिए। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये वर्ड कहीं सुनते होंगे आप, इसको हम समझा देते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का जो होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, तो ऐसे मुख्यतः 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मंत्री का जो है कितना होता है, मंत्री का, तो वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का जो मतलब कार्यकाल होता है वो कितना, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, तो जब तक राष्ट्रपति का आप पर भरोसा है, जब तक राष्ट्रपति को आप पर भरोसा है तब तक आप अपने पद पर हैं। अगर राष्ट्रपति को आपसे पर भरोसा या विश्वास कायम नहीं होता है तो आप पर जो है आप राष्ट्रपति आपको क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जब लोकसभा, ध्यान रखिए अब इसी को हम बता देते हैं, लोकसभा का जब विश्वास मत हासिल नहीं करते, लोकसभा का विश्वास मत कौन हासिल नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री। तो जब लोकसभा का विश्वास मत हासिल नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाएगा। विश्वास मत हासिल नहीं होगा तो वह जो है मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद समाप्त हो गया, माने बर्खास्त हो गया। राज्यपाल भी जब तक माने राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो अगर मान लीजिए कि आज राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर हो गई बिहार में, और 4 दिन के बाद माने क्या बिहार से किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकता है, तो किसके इच्छा पर, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री के। तो जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में विश्वास है तब तक। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कह सकते हैं कि अगर बहुमत दल मैंने कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव में हो, जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति होता है। चलिए, तो यह प्रसाद पर्यंत हुआ। इसका मतलब ताई समझिए कि जब तक राष्ट्रपति की भरोसा विश्वास है तब तक आप उस पद पर हैं, ठीक है। और अन्य मंत्री को जान लीजिए। अन्य मंत्री जो होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है इनकी नियुक्ति होती है, और इनको प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति को क्या करते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। तो अन्य मंत्रियों की बर्खास्त कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो एक थोड़ा सा ये सब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर आपको जो है मंत्री, राज्यपाल, ये सब जो है क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान क्या करते हैं, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये फिक्स नहीं है कि प्रधानमंत्री 5 साल ही रहेंगे। जब तक उनको लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक वह मंत्रिमंडल का विश्वास मत उन पर है, तब तक वो प्रधानमंत्री है। अगर लोकसभा का विश्वास मत खो देंगे तो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो है राष्ट्रपति को माने कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को उनको त्याग पद देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देंगे। क्लियर हो गया। अब कूटनीति शब्द है, देखिए जितना भी डिप्लोमेसी होता है, जो भी डिप्लोमेसी बातें होती है, या जो भी संबंध हमारा जो भारत या किसी अन्य देश के साथ, कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, किसी प्रकार का जो है द्विपक्षीय संबंध या समझौता होता है, द्विपक्षीय संबंध या समझौता होता है, तो वह किसके सिफारिश पर होता है, किसके कह सकते हैं कि मुहर कह सकते हैं, राजमुहर हो सकता है, तो राष्ट्रपति। तो कूटनीतिक शक्तियां में भी राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या कई विदेशों का दौरा भी करते हैं, है ना, कई विदेशों का दूसरे देशों का दौरा भी करते हैं।
इनके जाने से वहाँ पर कूटनीति मैंने हमारे देश की जो कूटनीति का पता चलता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखना, कूटनीति क्या है, तो राष्ट्रपति का जो भी मैंने कह सकते हैं देश का जो डिप्लोमेसी होता है, या द्विपक्षीय संबंध हुआ, बहुपक्षीय संबंध हुआ, इनका निर्धारण या इनका प्रभाव किस पर निर्भर होता है, राष्ट्रपति पर करता है। और राष्ट्रपति के नाम से ही जो भी हमारे मैंने डिप्लोमेसी समझौता या कह सकते हैं संधि या शर्त होता है, लागू होता है, वो राष्ट्रपति के सहमति से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्लियर। अब आपातकालीन शक्तियां, यह जर्मनी से लिया गया, जर्मनी से, और जर्मनी का संविधान क्या कहता है, बीमर। जर्मनी से बीमर। अब थोड़ा सा इस चीज को हम चर्चा कर लेते हैं कि जर्मनी से जो लिया गया तो बीमर से है, तो आपातकालीन शक्तियां पर हम लोग जो है, जैसा है कि अभी सारा शक्तियां आप लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आपातकालीन शक्तियां जो है, हम आपको जो है आपातकालीन शक्तियां के संबंध में एक अलग वीडियो देंगे, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति संबंधी जितने सारे फैक्ट है वो सब आप लोगों ने जान लिया है। अब थोड़ा सा आपातकालीन शक्ति बचा है, इसके लिए हम एक वीडियो और लेंगे और उसमें हम क्लियर कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।